बीए थर्ड ईयर में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, जिसमें फर्स्ट कंटेंट है रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकासात क्षेत्रीय भूमिका। अब वैसे तो खेती का जो रोल है वो सभी क्षेत्र के अंदर, सभी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, और ख़ास तौर से वो देश जो डेवलपिंग कंट्री है, जो अभी डेवलप नहीं हुए हैं, ऐसे देश के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का बहुत बड़ा परसेंटेज खेती में काम करता है। जिस देश में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन खेती में काम करती है, जनरली वो देश डेवलपमेंट कंट्री नहीं माना जाता। अब उसकी बहुत सारी रीजंस है, वो हम बाद में देखेंगे। उसी तरह से इंडिया के अंदर 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो खेती में काम करती है। इस वजह से हमारा जो देश है वो डेवलपिंग कंट्री माना जाता है। और जो देश डेवलप है, जैसे अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, जर्मनी, ये देश की बहुत कम पॉपुलेशन, बहुत कम लोक संख्या खेती में काम करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोक संख्या जो है वो सेकंड सेक्टर में काम करती है, थर्ड सेक्टर में काम करती है। अब सेक्टर में काम करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर पॉपुलेशन अगर ऐसे सोर्स में काम करे जहाँ से प्रोडक्टिविटी कम होती हो, तो इस वजह से उनका जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा नहीं हो पाता। कि तो खेत के अंदर अगर हम ज़्यादा लोगों ने काम कर भी लिए तो उसकी वजह से उसका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा नहीं होता, और उसकी वजह से खुद का भी डेवलपमेंट नहीं होता, और साथ साथ देश का भी डेवलपमेंट नहीं होता। जब हम खेत के अंदर कम से कम लेबर लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे वक्त में उस खेती से निकलने वाला प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और उसका इफेक्ट देश पर पड़ता है, और उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जैसे मान लो अगर इंडिया के अंदर 10 एकड़ की ज़मीन है, वहाँ पर अगर 10 लोग काम करते हैं और उसका आउटपुट अगर 100 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इंसान के पीछे 10 का प्रोडक्शन हो रहा है, 10 का प्रॉफिट हो रहा है। उसके बजाय अगर हम अमेरिका में चले जाए तो अमेरिका के अंदर अगर 10 एकड़ ज़मीन है तो वहाँ पर एक इंसान काम करता है, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो है 100, मतलब एक इंसान के पीछे 100। तो प्रोडक्शन तो उतना ही मिला, मगर यहाँ पर लेबर ने ज़्यादा काम किया, इसके लिए एक इंसान के पीछे जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम होती है। उसके अपोजिट जब अमेरिका के अंदर कोई इंसान काम करता है तो वो मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, इसकी वजह से उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है। तो खेती में काम करने से या खेती का इस्तेमाल ज़्यादा करने से हमारा देश ज़्यादा डेवलप होगा, ऐसी बात नहीं है। हमारा देश बहुत कम डेवलप होता है। क्यों? कि उसके अंदर जब लोग ज़्यादा काम करते हैं तो उसके अंदर जो प्रोडक्शन है वो डिवाइड होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, और वो डिवाइड होने की वजह से हमारा देश ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता। उसकी बजाय अगर हम उसमें कम से कम लोग लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरीज लगाए, तो ऐसे वक्त में उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये सब चीज़ें फिर हम हमारे देश के अंदर लागू क्यों नहीं करते? उसकी मेन वजह ये है कि हमारे पास ऑलरेडी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और ऐसे वक्त में अगर हम खेतियों के अंदर मशीनरीज का इस्तेमाल अगर ज़्यादा करेंगे तो जो लोग हैं उनको काम नहीं मिल पाएगा। मतलब जो ज़मींदार लोग हैं वो मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, और मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा करने की वजह से उनको प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, मगर जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको अगर काम नहीं मिलेगा तो वो बेकार हो जाएंगी। और जब इंसान बेकार हो जाता है तो उसके पास पैसा नहीं होता है, और जब इंसान के पास पैसा नहीं होगा तो वो किसी चीज़ की डिमांड नहीं करेगा। जब किसी चीज़ की डिमांड नहीं करेगा तो वो कुछ चीज़ खरीद नहीं पाएगा, और उसकी वजह से जो हमारा सर्कल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो डिस्टर्ब नहीं होना, इसके लिए ज़्यादातर हम खेतियों के अंदर मशीनरीज का इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब वो महंगी है या सस्ती है वो अलग चीज़ है, मगर मेन फैक्टर यही है कि हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से हम मशीनरीज का इस्तेमाल खेतों के अंदर कम से कम करते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसका मेन रीज़न एक है कि हमारे पास फूड सप्लाई जो है वो खेती से होता है। जैसे इंसान को जीने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है, और खाने के अंदर अनाज होता है, उसी के साथ साथ फल होती है, सब्जियां होती है। ये सब जो चीज़ें हैं हम हमारे
खेती में प्रोडक्शन करते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास ये सब चीज़ें अगर नहीं होती तो फिर वो हमें बाहर से मंगवाना पड़ती। जब हम उस चीज़ को बाहर से मंगवाते तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। जैसे इन केस अगर हमें 1 किलो कोई सब्ज़ी लेना है तो वो हमें इंडिया के अंदर 10, 20 या 30 रुपीज़ के आसपास पर केजी पड़ सकता है। पर वही चीज़ें अगर हम बाहर के देश से हमारे देश में मंगाते हैं तो उसके अंदर वहाँ का प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस यहाँ से ट्रैवलिंग कॉस्ट, उसके बाद बाकी जो ब्रोकर है इनका कॉस्ट मिलाकर वो जो हमको 30 रुपये पर केजी मिलता है वो आपको 300 रुपये पर केजी मिलेगा। मतलब उसकी जो कीमतें है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये नहीं होना, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे देश के अंदर ही बहुत सारा प्रोडक्शन करते और वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमारे देश के अंदर ही किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो उसकी वजह से अगर हम 30 रुपये में वो चीज़ खरीदी करते हैं और वही चीज़ अगर हम बाहर से लाते तो उसके लिए हमको 270 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ते। तो ये जो 270 रुपये एक्स्ट्रा देने वाली बात थी वो हमने कंट्रोल कर दी, उसको हमने रोक दिया। उसकी वजह यह है कि खेती, तो खेती जो है हमको फूड सप्लाई करती है, उसकी वजह से हम एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा चार्ज जो है किसी और कंट्री को नहीं देते हैं और उसकी वजह से हमारा जो देश है वो और ज़्यादा डेवलप होता है और हमें फ़ायदा होता है। क्योंकि तो किसी भी देश की जो एक्सपोर्ट है वो अगर ज़्यादा होता है तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसकी बजाय अगर हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा होता है तो हमारा कम फ़ायदा होता है, नुकसान ज़्यादा होता है। जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो अब तब हमारे पास अनाज वगैरह की बहुत ज़्यादा किल्लत थी, हमारे पास ज़्यादा अनाज नहीं था। तो ऐसे वक्त में हम जो अदर कंट्रीज़ है वहाँ से अनाज मंगाया करते थे और उसके बदले में उसको बहुत सारा पैसा वगैरह दिया करते थे। जो हमने इससे पहले इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर देखा है कि अगर हमारे देश का डेवलपमेंट करना है, ग्रोथ करना है तो उसके लिए हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करनी चाहिए और इम्पोर्ट कम करनी चाहिए। पर उस ज़माने के अंदर हम बाहर से अनाज वगैरह मंगाया करते थे तो इसके लिए हमको ज़्यादा खर्च आता था। बाद में हमने अपने अंदर डेवलपमेंट किए, अलग अलग सीड का इस्तेमाल किए और उसकी वजह से आज हम बहुत ज़्यादा अनाज का प्रोडक्शन करते हैं और वो प्रोडक्शन हमारे लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके अंदर और ज़्यादा ग्रोथ करे। पहले तो हमने उसका जो इम्पोर्ट है वो कंट्रोल कर लिया, इसकी वजह से हमको 370 का फ़ायदा हुआ, हम दूसरों को नहीं दे पाए। उसके बाद उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट होने के बाद क्या हुआ, हमारे पास प्रोडक्शन एक्सेस हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा प्रोडक्शन जो है हम बाकी कंट्री को एक्सपोर्ट करने लगे। जब हम किसी को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके बदले में हमको अदर जो करेंसी है डॉलर के रूप में वो मिलती है या किसी और रूप में मिलती है और उसकी वजह से हमारे पास जब अदर करेंसी बढ़ जाती है तो हमारा जो देश है वो और ज़्यादा डेवलप हो पाता है। तो इसके लिए फूड की वजह से, फूड का सप्लाई करने की वजह से, फूड का प्रोडक्शन करने की वजह से हमारे देश में, हमारे देश की जो प्रगति है बहुत ज़्यादा हो रही है और इसकी जो वजह है वो खेती है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर सेक्टर से जब फूड ज़्यादा होता है तो उसका इफेक्ट हमारा डेवलपमेंट पड़ता है और हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, ये उसका फर्स्ट इम्पॉर्टंट। तर कृषी अर्थशास्त्रामधील जो पहिला मुद्दा आहे तो आहे आर्थिक विकासात शेतीची भूमिका। तसं जर पाहिलं तर शेतीची भूमिका आहे ती आपल्या देशातील प्रत्येक क्षेत्रात महत्त्वाची आहेत। साधारणपणे 90% पेक्षा जास्त असे क्षेत्र आहेत की जे शेतीशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे जोडलेले आहेत, त्याशिवाय आपला विकास होऊ शकत नाहीत। मग आपल्या देशामध्ये शेतीमुळे विकास कसा होतो, तसं जर पाहिलं तर जी आंतरराष्ट्रीय संकल्पना आहे त्यानुसार ज्या देशामध्ये लोकसंख्या सर्वात जास्त शेती क्षेत्रावर अवलंबून असते, शेती क्षेत्रामध्ये काम करते, अशा देशाचा विकास खूप जास्त गतीने होत नाही। कारण त्या देशातील जास्तीत जास्त लोकसंख्या ही शेतीमध्ये गुंतलेली असते। त्या उलट जर देशातील कमीत कमी लोकसंख्या ही शेतीवर अवलंबून असेल आणि जास्तीत जास्त लोकसंख्या ही इतर उद्योगावर अवलंबून असेल तर असा देश लवकरात लवकर विकसित होतो। त्यासाठी जर आपण जपान वगैरे जर उदाहरण घेतलं तर तुम्हाला ते कळू शकेल की ज्या वेळेस दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानची आर्थिक स्थिती खूप खालावली होती, अशा वेळेस त्यांनी उद्योगावर लक्ष करून आपल्या देशाचा विकास भरभराटीने केला। त्या मानाने भारताचा विकास हा
त्या गतीने त्यांच्या इतपत झालेलं नाही आहेत. त्याला कारण हे आहे की आपल्या देशातील सर्वात जास्त लोकसंख्या ही शेतीवर आहे. त्या उलट अमेरिका, रशिया यासारखे जे देश आहेत त्या देशामधील लोकसंख्या ही कमी प्रमाणात शेतीवर अवलंबून असते. त्यामुळे त्यांचा विकास हा जास्त झालेला आहे. त्याला कारण कसं आहे, म्हणजे शेतावर काम केलं किंवा शेतात काम केलं म्हणजे आपला विकास होत नाही अशी गोष्ट नाही आहे. तर त्याची कधी टक्केवारी असते. उदाहरणार्थ समजा आपल्या भारत देशामध्ये 10 लोक 10 एकरमध्ये काम करतात दररोज आणि त्याला वार्षिक जे उत्पन्न आहे ते आपण समजूया 100 आलेले आहेत. मग आपण या 100ला जेव्हा 10ने भागतो तो प्रत्येकाला 10 येतं. म्हणजे एका व्यक्तीला एका वर्षामध्ये साधारणपणे 10 इतकं उत्पन्न मिळालं. मग 10 ते लाख असतील, हजार असतील, जे असेल ते आपण ते आपल्या हिशोबाने ते धरू शकता. मग आपण फक्त या ठिकाणी 10 धरलेले आहेत. म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला 10 उत्पन्न आलं. त्या उलट जर अमेरिका असेल तर अमेरिकामध्ये 10 एकर जमिनीसाठी एक व्यक्ती काम करतो आणि बाकीचे यंत्रसामग्री वगैरे हे तो त्याचा वापर करतो. मग या ठिकाणी जी विभागणी होते एका व्यक्तीमागे भारतामध्ये 100 उत्पादनासाठी आपण त्याची विभागणी 10 मध्ये केली तर ते आलं एका व्यक्तीला 10. आणि त्या समजा जर आपण बाकीचा खर्च वगैरे ॲड केला तर साधारणपणे आपण 9% एका व्यक्तीला आलेलं उत्पन्न गृहीत धरूया. त्या उलट अमेरिकेमध्ये 10 एकरसाठी जेव्हा एक व्यक्ती काम करतो आणि त्यासोबत बाकीचे यंत्र वगैरे हे ते वापरतो आणि आपण यंत्रांचा खर्च जर वजा केला तर साधारणपणे एक व्यक्तीला 90 इतकं उत्पन्न होतो. म्हणजे जे भारतामध्ये 9 उत्पन्न आलं होतं तोच उत्पन्न परकीय देशामध्ये अमेरिकेसारख्या देशामध्ये ते उत्पन्न 90 होतं. 90 आणि 9 यामध्ये खूप मोठी तफावत आहे. अशा वेळेस काय होतं की त्यांचं जे उत्पादन आहे ते खूप जास्त होतं आपल्या तुलनेने. तसं जर पाहिलं तर आपलं उत्पादन सुद्धा 10 एकरामध्ये 100च होतं आणि त्यांचं उत्पादन सुद्धा 10 एकरामध्ये 100च होतं. उत्पादन आपण जे पाहतोय ते आपल्याला दिसतं हे ते समान आहेत. परंतु ज्या वेळेस आपण त्याची चिकित्सा करतो तर त्यावेळेस आपल्याला समजतं की आपलं जे उत्पादन आहे त्यांच्या उत्पादनापेक्षा खूप जास्त कमी आहेत. कमी म्हणजे कमीत कमी 81% कमी आहेत. आणि त्यांचे जे उत्पादन आहे ते आपल्यापेक्षा 81% जास्त आहेत. कारण त्यामध्ये काम करणारी जी लोकसंख्या आहे ते खूप कमी आहेत. म्हणून तो देश जास्तीत जास्त विकसित झालेला आहे. आता ही झाली संकल्पना. त्या व्यतिरिक्त इतकं असून सुद्धा आपला देश आपल्या देशाच्या आर्थिक विकासामध्ये खूप महत्त्वाची भूमिका बजावतो. त्याला महत्त्वाचं कारण काय आहे की आपण जे हे अन्नधान्याचा पुरवठा शेतीमधून करतो. सुरुवातीच्या काळामध्ये जेव्हा इंग्रजांनी आपल्यावर सत्ता केली होती तेव्हा इंग्रज गेले. त्यानंतर आपण अन्नाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नव्हतो. आपल्याला पुरेल इतकं अन्न नव्हतं. मग अशा वेळेस काय व्हायचं, त्यावेळेस आपण परकीय देशामधून अन्नाची आयात करायचो. मग आयात करताना आपल्याला त्यांना चलन द्यावं लागतं. परकीय चलन दिल्याशिवाय आयात निर्यात होत नाहीत. आणि त्या देशाकडे परकीय चलन सर्वात जास्त असते तो देश सर्वात जास्त विकसित मानला जातो. जर समजा आपल्याकडे 1000 परकीय चलन आहेत आणि आपण त्या 1000 मधून जर 100 किंवा 200 इतकं परकीय चलन परकीय देशातून अन्नधान्य विकत आणण्यासाठी त्याचा खर्च केला तर आपल्याकडे 800 परकीय चलन उरतं. मग अशा वेळेस आपण 200 जे परकीय चलन हे परकीय देशांना दिलं. मग हे कशामुळे झालं, कारण आपल्याला अन्नाची गरज होती म्हणून आपण त्यांच्याकडून अन्न मागितलं आणि त्या बदल्यात त्यांना आपण परकीय चलन दिलं. नंतरच्या काळात काय झालं, आपण अन्नधान्यांच्या बाबतीत थोडी प्रगती केली, संशोधन केलं आणि त्या संशोधनानंतर आपण इतकं अन्न उत्पन्न करू लागलो की जेणेकरून आपल्या देशाची जी गरज आहे ते भागेल. म्हणजे आपण सुरुवातीला निर्यात करत नव्हतो. सुरुवातीला आपण फक्त आपल्यापुरतं अन्न शेतामध्ये उत्पादन करत होतो. नंतर काय झालं, त्याच्यामध्ये पुन्हा प्रगती झाली आणि आपण आपल्या गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन शेतामध्ये करू लागलो आणि नंतर ते उत्पादन आपण परकीय देशांना विकू लागलो. मग त्यात काय झालं, म्हणजे सुरुवातीला ज्यावेळेस आपण कमीत कमी 200 परकीय चलन
देऊन परकीय देशाकडून अन्नधान्य विकत घेत होतो. नंतरच्या काळामध्ये ते $200 आहेत, ते डॉलर असतील, चलन असतील, युरो असेल, पॉन्ड असेल, कारण प्रत्येक देशांची चलन व्यवस्था वेगवेगळी आहे, त्यामुळे मी प्रत्यक्ष त्या शब्दाचा वापर करत नाही आहे. मग होतं काय, आपण सुरुवातीला $200 वाचवले, म्हणजे आपण निर्यात तर नाही केली परंतु आयात पण नाही केली, म्हणजे सरप्लस तर काही होत नव्हतं पण कमी पन्ने झालं. नंतरच्या काळात आपण जे हे निर्यात करायला सुरुवात केली, मग काय झालं, आपण कमीत कमी $100 असेल किंवा 100 परकीय चलन असेल त्याची निर्यात केली. सुरुवातीला आपल्याकडे 1000 परकीय चलन होतं, नंतर आपण त्याच्यामध्ये 100ने पुन्हा वाढ केली, म्हणजे आपल्याकडे परकीय चलनाचा साठा हा वाढू लागला. मग तुम्हाला मी पहिले सांगितलं की जेव्हा देशाजवळ परकीय चलनाचा साठा वाढतो अशा वेळेस तो देश आपला विकास करीत असतो. मग आपण अन्नधान्यांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झालो आणि परकीय देशाला आपलं अन्न विकू लागलो, त्यामुळे आपल्या देशाचा विकास होऊ लागला. म्हणून शेती हा क्षेत्र आर्थिक विकासामध्ये हातभार लावणारा घटक आहे. त्यातला पहिला मुद्दा आपण स्पष्ट केला. दूसरा मुद्दा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट. ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के 2 पॉइंट हैं. एक्सपोर्ट का मतलब होता है हमारे पास की जो चीज़ें हैं वो दूसरे देशों में भेजना, और इंपोर्ट का मतलब होता है वहाँ से चीज़ें मंगवाना. तो डेवलप जो देश है वो देश ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है. जब वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है तो ऐसे वक्त में क्या होता है, उसे परकीय चलन मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है और फॉरेन करेंसी मिलती है, और उसकी वजह से उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है. जैसे अगर हमारे देश के अंदर हम सफरचंद का प्रोडक्शन करते हैं, वो सफरचंद अगर हमारे देश के अंदर 100 रुपये पर केजी अगर बिकता है तो वहाँ पर जो किसान है उसको 10 रुपीज़ का मुनाफा मिलता है, ऐसा हम अंदाज पकड़ते हैं. उसके अपोजिट जब हम वही प्रोडक्शन बाहर देश के अंदर अमेरिका, कुवैत वगैरह में अगर बेचते हैं जहाँ पर इस चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता, जैसे हमारी जो अरब कंट्री है वहाँ पर सफरचंद का प्रोडक्शन नहीं होता, तो वहाँ पर हम जो है सफरचंद को एक्सपोर्ट करते हैं. सफरचंद को एक्सपोर्ट करने के बाद जो कॉस्ट इंडिया के अंदर उसे 100 रुपीज़ मिल रही थी वो उसको 200 और 300 से भी ज़्यादा प्राइस वहाँ पर मिलती है. तो उसके बदले में हम जो है वहाँ से इनका जो चलन, उनकी जो करेंसी है वो लेकर आते हैं. तो हमारे देश के अंदर जो प्रोडक्शन होता है खेती से, उस चीज़ को हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट करने की वजह से उनके पास से हमको करेंसी मिलती है, और वो करेंसी मिलने से हमारे देश की करेंसी बढ़ती है और हमारे देश का डेवलपमेंट होता है. तो जब हमारे खेती की चीज़ों से हम उस चीज़ को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो करेंसी है वो बढ़ जाती है. त्यानंतर दुसरा जे महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो आहे निर्यात. मग निर्यात आणि आयात काय असतं ते आपण आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये पाहिलेले आहेत. तर निर्यात म्हणजे आपण आपल्याकडील वस्तू परकीय देशांना पाठवतो, आणि आयात म्हणजे परकीय देशाकडून वस्तू आपण आपल्या देशांमध्ये आणतो. मग ज्या वेळेस आपण आपल्या देशातील वस्तू परकीय देशांना पाठवतो त्यावेळेस त्या बदल्यामध्ये तो देश आपल्याला परकीय चलन देत असतो, आणि जेव्हा आपण परकीय देशातून काही वस्तू मागवतो त्यावेळेस आपण त्याला परकीय चलन देत असतो. म्हणजे एका एक्सपोर्टमधून आपल्याकडे परकीय चलन वाढतं आणि इम्पोर्टमधून आपल्याकडलं जो परकीय चलन आहे तो कमी होतो. मग चहा असेल, सफरचंद असेल, तर चहाच्या बाबतीत आपण स्वयंपूर्ण आहोत. मग अशा वेळेस काय करतो आपण, जे अतिरिक्त उत्पादन आहे तो अतिरिक्त उत्पादन आपण अशा देशांना पाठवतो की ज्या देशामध्ये चहाचं उत्पादन होत नाही, किंवा जरी होत असेल तर त्याला येणारा खर्च हा जास्त असेल, किंवा त्याची गुणवत्ता आहे ती कमी असेल. अशा वेळेस आपण चहाची निर्यात त्या देशामध्ये करतो. जेव्हा आपण त्या ठिकाणी निर्यात करतो तेव्हा तो देश आपल्याला परकीय चलन देत असतो. त्याचप्रमाणे सफरचंद जे आहेत जे आपल्याकडे काश्मीरमध्ये येतात, तसं आपल्या भारत देशातील बऱ्याच क्षेत्रामध्ये आपण सफरचंदचा पीक उत्पादन करतो. परंतु जम्मू काश्मीरमध्ये जे सफरचंद येतं त्याची क्वालिटी ही खूप चांगली असते, आणि त्यामुळे त्याला परकीय देशामध्ये खूप जास्त मागणी आहे.
मग ज्या वेळेस परकीय देशामध्ये मागणी जास्त असेल तर अशा वेळेस साहजिकच आपला जो मागणीचा नियम आहे तो काय सांगतो, मागणी जास्त असेल तर आपण त्याची किंमत पण जास्त घेतो. म्हणजे जो सफरचंद भारतामध्ये 100 रुपया किलोला विकला जातो, तो सफरचंद जेव्हा आपण परकीय देशामध्ये निर्यात करतो आखाती देशामध्ये, तर त्या देशामध्ये त्याला मिळणारी किंमत ही खूप जास्त असते आणि अशा वेळेस त्या स्वरूपातून आपल्याला जास्तीत जास्त परकीय चलन मिळतो. मग शेतामधील जे उत्पादित क्षेत्र आहेत, जे चांगले उत्पादन आहेत, असे उत्पादन आपण परकीय चलनांना विकतो आणि त्या बदल्यात परकीय चलन मिळवतो आणि त्यामुळे आपल्या देशाचा विकास जास्त होतो. कारण ज्या देशामध्ये परकीय चलन जास्त असते तो देश अधिक विकसित समजला जातो. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, टू सप्लाई रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज. अब हमने इससे पहले ये देखा था कि जिस देश के अंदर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा अगर खेती करती है तो वो देश ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता. तो फिर अगर हमको डेवलप होना है तो जो बाकी सेक्टर्स है जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर वगैरह कहते हैं, तो उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होना ज़रूरी है. अब उसका डेवलपमेंट होने के लिए उसको खेती से जुड़ना पड़ता है. जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिनके लिए रॉ मटेरियल जो है हमको खेती से मिलता है. अगर खेती नहीं हो तो ये जो रॉ मटेरियल वो हमको नहीं मिल पाएगा. जैसे अगर हमें शक्कर का उत्पादन करना है, शक्कर का प्रोडक्शन करना है, तो ऐसे वक्त में हमें गन्ने की ज़रूरत पड़ती है और वो गन्ना हमको हमारे ही देश से मिलता है. जब वो गन्ना हमको हमारे देश से मिलता है तो हम उसकी शक्कर बनाते हैं और उससे बाजार के अंदर सप्लाई करते हैं. उसी तरह से हमारे पास कपड़े की बहुत सारी मिलें हैं और वो मिलों के लिए जो कपास चाहिए वो हमको हमारे देश के ही खेती से, ज़मीन से मिलती हैं और हम उसका इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करते हैं. तो जब इंडस्ट्रीज़ के लिए, अब इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए मस्ट है मगर उसके लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए, तो वो रॉ मटेरियल देने का काम हमको खेती करती है. मतलब बिजनेस से, इंडस्ट्रीज से हमको एक्सपोर्ट करने का चांस मिलता है और वो एक्सपोर्ट के ज़रिए हमको बहुत सारा परकीय चलन, बाहर की जो करेंसी वो मिलती है. मगर उसके लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो है रॉ मटेरियल और वो रॉ मटेरियल हमको खेती से मिलता है. इसीलिए खेती जो है हमारे देश को डेवलपमेंट करने में बहुत अहम रोल अदा करती है. उसी के अपोजिट अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे जो कुवैत कंट्री है, अखाती जो राष्ट्र है, वहाँ पर अगर हमें इन सब का प्रोडक्शन करना है, जैसे हमको अगर वहाँ पर गन्ने का प्रोडक्शन करना है, उसी की तरह हमको अभी कपास का प्रोडक्शन है, अपने कपड़े का प्रोडक्शन करना है, तो ऐसे वक्त में अगर वो किसी और देश से चीज़ें मंगवाते हैं, रॉ मटेरियल मंगाते हैं, तो उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है. जैसे इनकेस आखाती राष्ट्र ने अगर इंडिया से गन्ना मंगाने का सोचा कि वहाँ गन्ना ले जाएंगे, उसके पर वो प्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद उसमें से वो कपास वगैरह या उसके बाद में से वो शक्कर वगैरह निकालेंगे, तो गन्ना अगर 100 हो तो उसमें से जो शक्कर है वो सिर्फ 10 या 5% निकलती है. मतलब 90 से 95% जो है वो रॉ मटेरियल होता है, वो कुछ भी काम में नहीं आता है. तो ऐसे वक्त में जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. उसी तरह से कपास से जब कपड़ा बनता है तो कपास को ट्रैवलिंग करने के लिए ज़्यादा खर्चा आता है और कपड़े को ट्रैवलिंग करने के लिए कम खर्चा आता है. तो ऐसे वक्त में ये जो रॉ मटेरियल है ये हम कई और से मंगाने की बजाय उसका प्रोडक्शन करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं और वो बिजनेस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है. तो ऐसे वक्त में क्या होता है, अगर हमें इंडस्ट्री सेक्टर का ज़्यादा विकास करना है, ज़्यादा डेवलप करना है, तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो हमको खेती से और अपनी खेती से मिलना चाहिए. जब हमारी खेती से हमको वो सब चीज़ें मिल जाती है तो हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा होता है. त्यानंतर जे पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो आहे उद्योगांना कच्चा माल पुरवठा करणे. मग सुरुवातीलाच मी तुम्हाला सांगितलं की देशाचा जो विकास आहे तो उद्योगावर जास्त अवलंबून असतो. म्हणजे देशाचा विकास हा जास्त असायला हवा. जर हवा असेल तर त्यासाठी आपण आपल्या देशामधील उद्योगांचा विकास जास्तीत जास्त केला पाहिजे. परंतु काही उद्योगांसाठी लागणारा कच्चा माल हा शेतीमध्ये उपलब्ध असतो. मग त्यासाठी शेती करणं आवश्यक आहे. जर आपण शेतीकडे पूर्णपणे निग्लेक्ट केलं
दुर्लक्ष केलं तर अशा वेळेस काय होतं, समजा आपल्याला साखर कारखाना टाकायचा आहे, त्या ठिकाणी आपण साखरेचं उत्पादन करू. मग अशा वेळेस साखरेसाठी लागणारा जो कच्चा माल आहे तो असतो ऊस, आणि ऊसावर प्रक्रिया करून आपण त्यापासून साखर बनवतो. मग अशा वेळेस जर आपण नुसते इंडस्ट्रीज उभारली आणि त्यासाठी लागणारा जो कच्चा माल समजा ऊस आहे तो आपण इतर देशातून जर मागवला तर अशा वेळेस काय होतं, त्यासाठी लागणारा जो खर्च आहे तो खूप जास्त होईल आणि त्यामुळे आपल्या साखरेची किंमत हे खूप जास्त वाढेल आणि आपण ती साखर चांगल्या किमतीमध्ये विकू शकणार नाहीत आणि त्याला मागणीसुद्धा कमी असेल. मग अशा वेळेस काय होतं की अशा वेळेस जी शेती आहे ती आपल्याला मदत करते. जर आपण कच्चा माल म्हणजे ऊस आपल्या देशामध्ये तयार केला आणि त्यावर प्रक्रिया करून त्याच ठिकाणी त्यापासून साखर तयार केली आणि ती साखर जर विकली परकीय देशामध्ये तर आपल्याला जास्तीत जास्त नफा मिळेल. त्याचप्रमाणे जर आपल्याला कापडाचा उद्योग करायचा असेल तर त्यासाठी लागणारा जो कच्चा माल आहे तो असतो कापूस. म्हणजे आपण या ठिकाणी जर कापसाचा उद्योग सुरू केला आणि आपल्याकडे जर कापूस नसेल आणि आपण तो जर परकीय देशातून जर मागवला तर परकीय देशामध्ये कदाचित ते थोडं स्वस्त मिळेल, परंतु ज्या वेळेस त्याचा ट्रान्सपोर्टेशन होतं तर अशा वेळेस त्याचा खर्च हा खूप जास्त असतो. मग अशा वेळेस त्यावर प्रक्रिया करून कापूस बनवणे आपल्याला पुरत नाही, कारण त्यावर येणारा खर्च जास्त असतो आणि ज्या वेळेस खर्च जास्त असेल त्यावेळेस त्या कापडाची किंमत सुद्धा जास्त असेल. मग अशा वेळेस काय होतं, आपण त्याचा जो कच्चा माल आहे तो जर आपल्या जवळपास भेटला तरच आपण त्याचं उत्पादन करू शकतो. म्हणजे आपल्या देशामध्ये जेव्हा आपण उद्योगांचा विकास करायचा विचार करतो त्यावेळेस शेती क्षेत्र आपल्याला ते पूरक ठरतं आणि आपल्याला हवा असणारा कच्चा माल त्या शेतीमधून मिळतो आणि त्यामुळे उद्योगांचा विकास होतो. उद्योगांचा विकास झाला म्हणजे आपली निर्यात वाढते, निर्यात वाढली म्हणजे आपल्याकडे बाहेरचा पैसा वाढतो. म्हणजे इनडायरेक्टली जर आपण विचार केला तर शेतीमुळे आपल्या देशाचा आर्थिक विकास झालेला आहे, कारण शेतीमधून आपल्याला ऊस आणि कापूस या दोन गोष्टी मिळालेल्या आहेत. तशा अनेक गोष्टी आहेत, फक्त आपण या ठिकाणी फक्त दोनचं उदाहरण घेतलेलं आहे. त्यानंतर है कैपिटल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद है कैपिटल फॉर्मेशन. तो हमारे पास जो कैपिटल है वो कैपिटल हमको बहुत ज़्यादा खेती में से मिलता है. जैसे हम जो है खेती के अंदर से भाजी पत्ता वगैरह लेते हैं, भाजी पत्ता लेने के बाद उसको हम मार्केट में जाकर बेच देते हैं तो हमको बहुत जल्दी उससे पैसा मिल जाता है. जैसे बाकी जो गन्ना वगैरह है तो गन्ना वगैरह प्रोडक्शन करने के लिए बहुत देर लगती है, उसको बेचने के लिए देर लगती है, तो इसके लिए हमको वहाँ से पैसा बहुत देर से मिलता है. मगर कुछ भाजी पत्ता वगैरह ऐसे हैं जिनका प्रोडक्शन हम जल्दी कर सकते हैं और उसके बदले में हमको पैसा भी जल्दी मिलता है, उसके लिए हमारे पास कैपिटल बहुत जल्दी जमा हो जाता है. त्यानंतर जे मुद्दा आहे तो आहे भांडवल निर्मिती. तर शेतीमध्ये भांडवल निर्मिती करणारे काही उत्पादन आहेत, उदाहरणार्थ भाजीपाला वगैरे. तर भाजीपाला जे आहेत लवकर येतं आणि लवकर आल्यानंतर आपण ते बाजारामध्ये विकू शकतो आणि त्यापासून आपण पैसा मिळू शकतो, त्यामुळे आपल्याकडे पैशांची निर्मिती लवकर होऊन जाते. उसके बाद सेकंड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. तो हमारे देश के अंदर जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन ज़्यादा होने के लिए उन सबको काम मिलना ज़रूरी है. इन सभी को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम नहीं दे सकते क्योंकि हमारा उतना डेवलपमेंट नहीं है, उतनी हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है. मगर हम खेती के अंदर से हमको काम दे सकते हैं और खेती की वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और लोगों को काम मिलता है. जब लोगों को काम मिलेगा तो उनके पास पैसा आएगा, जब उनके पास पैसा आएगा तो वो चीज़ को खरीदी करेंगे और उसकी वजह से हमारा जो सर्कल है प्रोडक्शन और रिसाइकल जो सर्कल है वो आसानी से घूम पाता है. जैसे अगर हमारे देश के अंदर बहुत सारा प्रोडक्शन हो गया पर लोगों के पास अगर पैसा ही नहीं है तो लोग खरीदेंगे कहाँ से? जब लोग खरीदेंगे नहीं तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बिकेगा नहीं और इतना प्रोडक्शन करने के बाद भी हमको उसका लॉस ही होने वाला है, तो क्या होने वाला है. तो जो खेती है वो एम्प्लॉयमेंट को निर्माण करती है, बनाती है. त्यानंतर दुसरा जो मुद्दा है तो है रोजगार निर्मिती. तर आपल्या देशामध्ये रोजगार निर्मिती ही शेती क्षेत्रामध्ये जास्त असते, कारण आपल्या देशात लोकसंख्या ही जास्त आहेत आणि सर्व लोकांना आपण उद्योगामध्ये नोकरी देऊ शकत नाही, काम देऊ शकत नाही. तर अशा वेळेस आपल्याकडे जास्तीत जास्त लोक जे शेतीमध्ये काम करतात आणि त्यामधून थोडाफार का होत नाही उत्पन्न मिळवतात आणि त्या उत्पन्नाचा वापर ते जे आपल्याकडे उत्पादन होतं ते
घेण्यासाठी करतो आणि त्यामुळे आपलं जे मागणी आणि जे प्रोडक्ट चक्र आहे ते व्यवस्थितपणे चालतं। त्यानंतर उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारे पास जीने के लिए जो खास ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे भाजी पत्ता है, उसके बाद फल सब्जियां हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं हमको आसानी से खेती से मिल जाती है और उसकी जो कीमत है बहुत ज़्यादा कम होती है। यही चीज़ें अगर हम बाहर से लाने की कोशिश करें तो उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे अभी अगर हम टमाटर वगैरह देखा जाए तो नॉर्मल हमारे पास टमाटर की जो रेंज है वो 20 रुपये से लेके 25 या 30 रुपये से इसके आसपास रहती है। कभी कभार वो 50 से आगे चली जाती है, मगर वो कंडीशन बहुत कम होती है। अगर ये सब चीज़ें अगर हमारे पास प्रोडक्शन ना हो और ये सब चीज़ें अगर हम बाहर से मंगवाते हैं तो उसका जो रेट है वो हमेशा 100-200 से आगे ही रहेगा और ऐसे वक्त में हमको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो ये हमको प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ता। इसकी वजह ये है कि हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इन सब चीज़ों को हमें प्रोवाइड करता है। त्यानंतर दुसरा जे मुद्दा आहे ते आधारभूत सुविधा। तर आपल्या जीवनासाठी जे आवश्यक वस्तू आहेत, उदाहरणार्थ भाजीपाला असेल, फळं असेल, तर त्यांचं जे उत्पादन आहे ते शेती क्षेत्रामध्ये होतं आणि ते आपल्याला सहज मिळतं। त्या उलट जर या वस्तूंचं उत्पादन आपल्या देशामध्ये होत नसेल तर अशा वेळेस काय करू आपण, ते परकीय देशामधून आपल्याकडे ते आयात करू आणि ज्या वेळेस आपल्याकडे टोमॅटोची किंमत साधारणतः 30 रुपये ते 50 रुपयाच्या दरम्यान असते, एखाद्या वेळेस ते बाहेर जाते पण जास्तीत जास्त ते यांच्या दरम्यान असते। त्या उलट जर आपण बाहेरच्या देशातून या टमाट्यासारखे जर वस्तू आयात केल्या तर साहजिकच त्याची किंमत आहे ते 200 ते 300च्या पुढे जाईल आणि अशा वेळेस आपण ते खरेदी करू शकत नाही आणि आपण आपला स्वतःचा विकास होणार नाही, पर्यायाने आपल्या देशाचा विकास होणार नाही। म्हणून आपल्या देशाचा विकास करण्यासाठी शेती क्षेत्र जे आहेत की खूप महत्त्वाचं ठरलेलं आहे। उसके बाद जो है माइग्रेशन कंट्रोल, तो हमारा जो माइग्रेशन है वो कंट्रोल करने के लिए खेती बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि तो ज़्यादातर लोग हमारे पास जो है गांव में रहते हैं और गांव में रहने के बाद उनको काम की ज़रूरत पड़ती है। जब उन्हें काम की ज़रूरत पड़ती है तो खेती के अंदर उनको काम आसानी से मिल जाता है। जब उन्हें काम नहीं मिल पाता तो वो शहर की तरफ आते हैं। तो इंसानों को गांव में कंट्रोल करने के लिए खेती बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो वो जो लोग हैं वो शहर में नहीं आते हैं। शहर में नहीं आने की वजह से ये होता है कि शहरों की जो सुविधा है इस पर ज़्यादा बर्डन नहीं होता है और पर्याय से हमारा जो देश है उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। त्यानंतर जे दुसरा मुद्दा है तो है स्थलांतर नियंत्रण। म्हणजे ते स्थलांतर काय असतं की एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करणे। मग स्थलांतर करण्यासाठी आपल्याकडे जे महत्त्वाचं कारण आहे तो कारण आहे रोजगार। जर आपल्याकडे रोजगार हा नसेल तर अशा वेळेस काय होतं, आपण दुसऱ्या शहराकडे किंवा दुसऱ्या गावाकडे कूच करतो। मग ज्या वेळेस लोकांना गावामध्ये जर चांगल्या प्रकारे उत्पन्न मिळत असेल तो शहराच्या तुलनेने कमी असेल तर अशा वेळेस ते जे लोक आहेत ते शहरात जाण्याऐवजी आपल्या गावाकडे जे थोडाफार उत्पन्न मिळाले आहे त्यावर ते जगण्याचा प्रयत्न करतात किंवा आपलं जीवन जगतात। म्हणजे अशा वेळेस काय होतं की जे शहरी क्षेत्र आहे त्याच्यावर बर्डन कमी होतो, पर्यायाने शहरांचा विकास होतो आणि त्याचप्रमाणे देशाचा सुद्धा विकास होतो। त्यानंतर आपलं जे GDP आहे ते कंट्रोल करण्यासाठी शेती खूप महत्त्वाचं आहे। कारण आपल्या देशामध्ये ज्या वस्तूंची आवश्यकता आहे, GDP कंट्रोल करने के लिए खेती जो है बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मतलब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है वो चीज़ें हमें खेती से मिल जाती है। जैसे इन केस अगर हमें कुछ दिन के बाद हमें पता है कि हमारे पास शक्कर का प्रोडक्शन कम होने वाला है तो ऐसे वक्त में हम क्या कर सकते हैं, कुछ दिन पहले ही प्लानिंग करके हम गन्ना लगा सकते हैं और उसके बाद उसमें से हम शक्कर वगैरह का प्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब इन फ्यूचर जो प्रॉब्लम्स आने वाली है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इन केस अगर हमारे पास शक्कर का प्रोडक्शन अगर नहीं होता है तो ऐसे वक्त में हमको बाहर से मंगवानी पड़ती है, उसकी वजह से हमारा GDP है वो लड़खड़ा सकता है। तो इसलिए हमारा जो GDP है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा जो खेती है, हमारा जो शेती क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टंट फॅक्टर अदा करता है। त्यानंतर GDP नियंत्रणासाठी आपलं जे शेती क्षेत्र आहे ते खूप महत्त्वाचं आहे। कारण आपला GDP हा कमी झाला म्हणजे आपल्या देशाचा विकास हा कमी झाला, आपला GDP वाढला म्हणजे आपल्या देशाचा विकास हा वाढला, हे सूत्र आहे। मग अशा वेळेस काय होतं, समजा आपल्याला जर माहीत पडलं की काही दिवसानंतर आपल्याकडे जे साखर आहे त्याचे प्रमाण कमी होणार आहे, मग अशा वेळेस काय होतं, आपण साखर
परकी देशातून आयात करतो, मग त्याच्यामुळे आपल्याला परकी चलन द्यावे लागते. त्या उलट जर आपण शेती क्षेत्राकडे जर लक्ष दिलं तर काय होईल, आपल्याला काही दिवसानंतर साखर दुसऱ्या देशातून आयात करायची आहे हे आपल्याला माहीत आहे. त्या अगोदर आपण प्लॅन करून आपल्या शेतामध्ये ऊस वगैरे लावू आणि ऊस लागल्यानंतर आपण त्यापासून साखर निर्मिती करू आणि जे येणारं संकट आहे ते संकट टाळू. म्हणजे आपल्याला परकी देशातून साखर आयात करायची गरज पडणार नाही, त्यामुळे आपला जे GDP रेट आहे ते कमी होणार नाही, तो आहे तसंच राहील किंवा वाढेल. म्हणजे यामुळे सुद्धा आपण आपल्या देशाचा विकास कंट्रोलमध्ये करू शकतो. उसके बाद जो पॉइंट है वो है डेवलपमेंट फ्रेंडली स्ट्रेटेजी, विकास अनुकूल धोरण. अब जब हमको डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट करने का मेन फैक्टर ये है कि हमको किसी भी चीज़ को इंपोर्ट नहीं करना है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है. वैसा ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को हमारे देश में बनाए, हमको कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी करनी पड़ती है, मगर उसका जो रेशो है वो ज़्यादा होना चाहिए. मतलब अगर हम 70% एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें अगर हम 30% इंपोर्ट करते हैं तो उसके बावजूद भी हमारा 40% प्लस में चलता है. अगर हमने 30% एक्सपोर्ट किया और 70% इंपोर्ट किया तो ऐसे वक्त में हमारा देश कभी भी डेवलप नहीं हो सकता है. तो जो प्लानिंग है वो प्लानिंग करने का जो तरीका है वो हमको खेती बताती है. तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे हमने ये कहा कि बिजनेस अगर हम बढ़ाते हैं तो बिजनेस बढ़ाने के बाद हमारा जो डेवलपमेंट है वो बढ़ जाता है. तो फिर हम ऐसे इंडस्ट्री बनाएंगे जिसका रॉ मटेरियल हमारे खेती के अंदर आसानी से और कम कीमत में अवेलेबल होगा. उस पर हम इंडस्ट्री में उस पर कुछ चीज़ें बनाएंगे और वो जो चीज़ें हैं हम बाहर देश को एक्सपोर्ट करेंगे. उसकी वजह से हमको ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हो सकता है. त्यानंतर जो मुद्दा आहे तो आहे विकासाला अनुकूल धोरण. म्हणजे मी तुम्हाला पहिले सांगितलं की देशाचा विकास हा आयात आणि निर्यात या दोन तत्वावर अवलंबून असतो. हा जो सूत्र आहे तो जर आपण व्यवस्थित पार पाडला तर आपल्या देशाचा विकास होणं खूप सोयीस्कर आहे. कारण जर आपण एखाद्या वस्तूचं निर्यात म्हणजे एखाद्या देशाची निर्यात ही 70% असेल आणि त्या देशाची आयात ही 30% असेल, कारण कोणताही देश स्वयंपूर्ण नसतो. म्हणजे आपण काही प्रमाणात का होईना बाहेरच्या देशातून आयात करतोच. मग तो विकसित देश असेल किंवा विकसनशील देश असेल, त्याला बाहेरच्या देशातून काही ना काही वस्तू आयात करणं भागच पडतं. मग अशा वेळेस जेव्हा देशाने 70% निर्यात केली आणि 30% आयात केली तर अशा वेळेस काय होतं की कमीत कमी 40% तो प्लसमध्ये असतो आणि त्याच्या विकासाची गती ही वाढत असते. त्या उलट जर देशाने 70% आयात केली आणि 30% निर्यात केली तर अशा वेळेस तो देश 40% मागे असतो आणि त्यामुळे तो आपल्या देशाचा विकास कधीही करू शकणार नाहीत. मग आपण पहिलेच पाहिलं की आपल्या देशाला जर विकास करायचा असेल तर त्यासाठी आपल्याला काय करायला हवं, आपल्याला जे द्वितीय क्षेत्र आहेत त्याचा विकास जास्तीत जास्त करायला हवं, म्हणजे इंडस्ट्रीज वगैरे जे असेल ते. मग अशा वेळेस काय होतं, मग ज्या देशांचं आपण उत्पादन करणार आहोत किंवा ज्या वस्तू आपण परकीय देशांना निर्यात करणार आहोत अशा वस्तूंसाठी लागणारा जो कच्चा माल आहे तो आपण आपल्या देशामध्ये निर्माण करू आणि त्यामुळे आपलं उत्पादन हे जास्तीत जास्त वाढवण्याचा प्रयत्न करू, जेणेकरून आपलं उत्पादन जास्त वाढेल आणि आपण जास्तीत जास्त निर्यात करू शकतो. तो इस तरह से जो है 10 पॉइंट आपके लिए काफ़ी. अगर एक्स्ट्रा में चाहिए आपको तो एक लॉ ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, कमी भांडवलाची आवश्यकता कि तो खेती में जो है ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है. उसके बाद पूरक व्यवसाय ना चालना, खेती के अंदर जो है हम खेती के साथ साथ मुर्गिया पालन वगैरह ये भी कर सकते हैं, उसकी वजह से भी हमारा GDP बढ़ जाता है. उसके बाद आधुनिक उद्योगात सहभाग, तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जिसकी वजह से हमको परकीय चलन फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा मिल सकता है. तो ऐसे भी इंडस्ट्री हम बना सकते हैं. उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट है उसको भी हम डेवलप कर सकते हैं खेती की वजह से, कि तो जहाँ पर खेती ज़्यादा होती है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट के साधन और उपलब्ध होते हैं और उस वजह से डेवलपमेंट ज़्यादा होता है. इस तरह से हमने सभी पॉइंट पढ़ लिए. अब अगली बार नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे.